आजकल बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिकन ड्रीम का अंत कहीं नज़दीक है। मैंने इतने सारे यूट्यूब पे थंबनेल्स देखे जहाँ पे लोगों ने इतना बड़ा-बड़ा टेक्स्ट हाइलाइट करके लगा रखा है कि इज़ अमेरिकन ड्रीम ओवर? तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ। ऑनेस्टली यहाँ यूएसए में हमारे अराउंड जो इंडियंस हैं वो भी अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ 3 महीने से जितनी भी न्यूज़ सुनने मिल रही है अराउंड इमिग्रेशन, शायद उस न्यूज़ ने बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेट कर दिया होगा, जो अमेरिका मूव होना चाहते होंगे। तो हो सकता है कि अब अमेरिका मूव होने का ख्वाब जो लोग देखते थे पहले, अब शायद उतने लोग नहीं देखेंगे। मेरा ओपिनियन थोड़ा-सा डिफरेंट है बेस्ड ऑन द क्वेरीज़ आई एम गेटिंग, बट उस पे भी आगे आते हैं। तो एक टर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसका नाम है इंडियन डायस्पोरा। अब ये टर्म बहुत पुरानी है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन ड्रीम की बातें फिर से उठ रही हैं, तो ये टर्म भी फिर से उठ रही है। इंडियन डायस्पोरा मीन्स कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे हैं, इंडिया से मूव होके बाहर बहुत सारी और कंट्रीज में रह रहे हैं। तो ये टर्म सिर्फ यूएसए के लिए लिमिटेड नहीं है, लेकिन 2023 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से मूव होके यूएसए में आते हैं। तो यूएसए एक्चुअली नंबर 1 है इन दैट लिस्ट विद 4.5 मिलियन पीपल, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग टू यूएसए, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएई, दुबई, और फिर सऊदी, मलेशिया, फिर यूनाइटेड किंगडम, यूके, एंड देन फिर कनाडा, और लिस्ट में फिर बहुत सारी और कंट्रीज हैं। तो जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे हैं, बाहर किसी और कंट्री में सेटल हो रहे हैं, उनके लिए ये टर्म है इंडियन डायस्पोरा। और लोगों का मानना है कि इंडियन डायस्पोरा अब कम हो रहा है, मतलब कि इंडियन ओरिजिन का आदमी इंडिया में रहना प्रेफर कर रहा है, बिकॉज उसे लगता है कि इंडिया में भी अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया में एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल है जो बाहर बहुत सारी कंट्रीज में जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये है कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव कि अब इंडिया में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ पर यूएसए में बहुत साल रहने के बाद भी बहुत सारे लोग अब इंडिया मूव हो रहे हैं या होना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ डेफिनेटली देयर कि 10 साल पहले लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी थे इंडिया से मूव होके किसी बाहर और कंट्री में सेटल होने के लिए। अब शायद उतना क्रेज नहीं है, लेकिन क्रेज अभी भी है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ आपसे, क्योंकि अभी भी हमें इंक्वायरीज आती हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमने ये एजुकेशन किया है, लाइक मान लीजिए कि मेडिकल का कुछ एजुकेशन किया है, तो अगर यूएस मूव होना है तो प्रोसेस क्या है, कौन सा वीज़ा जो है बेटर रहेगा, प्रेफर्ड रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस चल रहा है, बट दे स्टिल हैव दिस अर्ज के अगर हमें यूएस मूव होना है, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट्स अमेरिका से आते हैं, तो कौन सा वीज़ा इज़ द प्रेफर्ड वीज़ा। एंड इवन देर आर मैनी मैनी स्टूडेंट्स, कितनी भी पिछले 3 महीने में न्यूज़ चल रही हो कि ग्रीन कार्ड वालों को भी डिपोर्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत आ रही है, जॉब मार्केट अच्छा नहीं है। ये सारी न्यूज़ के बावजूद भी लोगों में अभी भी क्रेज बाकी है, लोग अभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए हैं। तो मेरे ओपिनियन में अगर आज इंडिया में ये सब न्यूज़ जानने के बाद भी अगर हम ये भी कह दें कि आप नहीं मूव होइए, यहाँ पे अगर अच्छा हालात नहीं है अभी के लिए, तो भी अगर इंडिया में किसी को, स्टूडेंट को या अदरवाइज ऑल्सो किसी को अमेरिका मूव होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मिलती है, तो वो उसे डिक्लाइन नहीं करेगा, दे स्टिल ऑप्ट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। और अगर यहाँ से वापसी की बात करें, जिसको कह रहे हैं रिवर्स डायस्पोरा, मतलब कि यहाँ कुछ साल रहने के बाद एक सेटल्ड इंडियन फ्रॉम यूएसए इंडिया मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ मैनी मैनी रीजंस। मैंने इसके ऊपर फुल व्लॉग बनाया था विद इंक्लूडिंग ऑल द रीजंस, तो आप मेरे उस व्लॉग को जाके देख सकते हैं। बट रिवर्स डायस्पोरा इज ऑल्सो अ थिंग, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर 100 इंडियंस हैं तो 100 में से कुछ 5 या 7 हैं जो वापसी करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं। तो द अदर रिमेनिंग 90 पीपल, दे आर स्टिल लिविंग इन हियर, दे स्टिल वांट टू लिव इन हियर एंड दे डू नॉट वांट टू गो बैक।
अब मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, दोनों ही कंट्रीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो इंडिया की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यूएसए की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी रिश्ते हैं, आपके एजिंग पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो यू डिसाइड टू स्टे इन इंडिया एंड मूव बैक टू इंडिया। बट अगर आपकी प्रायोरिटी में कुछ और है, लाइक पीछे फाइनेंशियली परिवार में कुछ अच्छा नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी पे फाइनेंस है, तो यू चूज टू स्टे हियर। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से आप चूज करते हैं कि किस कंट्री में रहना है आपको। अगर आपको दोनों ही कंट्रीज में रहने का मौका मिल रहा है उस केस में। अब ये व्लॉग स्पेसिफिकली मैं एक अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। अमेरिकन ड्रीम मेरे अकॉर्डिंगली अभी भी एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट द सेम। 10 साल पहले अमेरिकन ड्रीम कुछ और हुआ करता था, अब उतने क्रेज पे नहीं है, और शायद उतना अच्छा भी ड्रीम नहीं है कि 10 साल पहले की बात करें तो एक एवरेज सैलरी इंसान की होती थी तो उससे 3 गुना में घर मिल जाता था। आज की डेट में एक एवरेज सैलरी से 7 गुना में घर मिलता है। लेकिन ये लिमिटेड नहीं है यूएसए के लिए। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइजेस बढ़े हैं। तो 10 साल में, एक डेकेड की बात करें तो हर कंट्री ग्रो की है, इकोनॉमी में भी ग्रो की है, प्राइजेस में भी ग्रो की है। तो इट्स नॉट द सेम। तो अमेरिकन ड्रीम सेम तो नहीं है, पर फिर भी है, फिर भी लोगों में क्रेज है। तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों में क्रेज है, उनके लिए मैं थोड़ी सी अवेयरनेस जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अमेरिकन ड्रीम कम्स एट अ कॉस्ट। तो जो लोग इंडिया से मूव होते हैं ऑन H1 वीज़ा या L1 वीज़ा, मतलब वर्क वीज़ा पे, इंडिया से मूव होते समय आपको पता है कि आप यूएस में लैंड करेंगे और फलानी किसी कंपनी में जाके जॉब करेंगे, एक प्रॉपर एवरेज सैलरी आपको मिलेगी। तो यू आर मूविंग ऑन H1 वीज़ा या फिर L1 वीज़ा। उस केस में सॉर्टेड है, आप यहाँ आएंगे तो जो आपको इमोशनल वाला स्ट्रगल है वो है, बट फाइनेंशियल लेवल पे कोई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या जो फैमिली वीज़ा पे आते हैं, जिसे इमीडिएटली यहाँ लैंड करके जॉब नहीं मिल रही है, बल्कि उन्होंने अपने जेब में से पैसे खर्च किए हैं टू सेटल इन यूएस, है ना। तो स्टूडेंट वीज़ा अगेन यू आर पेइंग इट फ्रॉम योर पॉकेट, एंड देन फैमिली वीज़ा ऑल्सो, जिन्हें इमीडिएटली एक कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे लेबर जॉब्स करते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर में काम करते हैं, या कॉफ़ी शॉप में काम करते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रिटेल शॉप्स में काम करते हैं। तो उनके बारे में अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी उनको कितनी मिलती है? यहाँ पे हर स्टेट की अपनी एक मिनिमम पर आवर सैलरी है जो आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप कैश पे काम नहीं करेंगे, तो कैश पे काम करेंगे तो आपको ओनर जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, $8 दे सकता है, $9 दे सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कायदे से अपने अकाउंट में अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो उनको एक मिनिमम पर आवर रेट फॉलो करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जिस भी स्टेट में आप मूव हो रहे हैं। अगर हम इन जनरल ऑल ओवर यूएस से फेडरल की बात करें तो फेडरल रेट कम है, लेकिन 2009 के बाद शायद अपडेट नहीं हुआ है, तो $7.25 का पर आवर फेडरल रेट है। लेकिन अगर हर स्टेट की बात करें, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया की बात करें तो $16 पर आवर का रेट है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी की बात करें तो $15 पर आवर का रेट है। टेक्सास में बहुत सारे एरियाज में $7.25 पर आवर का रेट है, जो फेडरल का रेट है। पेंसिल्वेनिया में, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, 7.25 पर आवर का रेट ही वो फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे आसपास में $13 पर आवर का रेट है। तो अगर मान लीजिए कि लोएस्ट ले लें, $7.25 पर आवर, और अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, वीकली 40 घंटे काम किया, एक महीने के 160 घंटे काम किया, तो 7.25 पे आप बना पाएंगे $1160 पर मंथ, जिसमें से फिर आप थोड़ा बहुत टैक्स भी देंगे
और अगर आप $15 पे ऊपर की रेंज ले लें तो $15 पे अगर आपने काम किया तो आप बना पाएंगे $2400 पर मंथ. नाउ इज दिस इनफ? इट्स नॉट इनफ फॉर अ फैमिली. एक 2 लोगों की या 3 लोगों की फैमिली की भी बात करें तो इतने पैसे महीने के लिए इनफ नहीं है. हाँ, अगर बैचलर्स की बात करें तो सर्वाइवल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप रूम शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर आप रूम शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो इतने पैसे काफ़ी नहीं हैं. लेकिन यहाँ पे जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या फिर आप बहुत नए नए यूएस आए हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप अब पूरे अपार्टमेंट्स रेंट करके नहीं रहते हैं. एक अपार्टमेंट को कुछ 6-7 लोग रेंट करते हैं और फिर रेंट बढ़ता है. ऐसे ही ग्रॉसरीज का भी पैसा बढ़ता है. स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है. तो उस केस में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के लिए ये पैसे इनफ नहीं है. अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो शुरुआत का स्ट्रगल है, एंड दैट्स ट्रू. लाइक आई सेड कि अमेरिकन ड्रीम कम्स एट अ कॉस्ट. तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, चलिए स्टूडेंट पे ही स्टिक करके बात करते हैं, तो आप एक F1 वीज़ा पे आ रहे हैं. अब आपकी 1 साल की डिग्री है या 1.5-2 साल की डिग्री है, तब तक आप F1 पे रहेंगे. उसके बाद जितने भी आपको महीने लगेंगे जॉब ढूंढने में, फिर वो कंपनी आपका H1 स्पॉन्सर करेगी, तो आप F1 से H1 पे जाएंगे. H1 के बाद आपका ग्रीन कार्ड फाइल होगा, और मोस्टली इन केसेस में EB2 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल होता है, जिसका एवरेज जो है 15 से 20 साल तो कहीं नहीं गए. तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका जब तक आप डिग्री कर रहे हैं और डिग्री के बाद जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल है. एक बार आपको जॉब मिल गई तो शायद आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाएगा. आप अपना अमेरिकन ड्रीम जीना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका इमोशनल स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशंस होंगे. ऐसे बहुत सारे समय आ सकते हैं जहाँ पे आपका वीज़ा अटका हुआ है, लेकिन आपकी फैमिली में पीछे कुछ ज़रूरत है पर आप जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका वीज़ा अटका हुआ है. तो यू कॉम्प्रोमाइज़ एंड सैक्रिफाइस ऑन दैट लेवल टू. फिर ग्रीन कार्ड की एक बहुत लंबी लाइन है ना. तो वहाँ पे भी एक इमोशनल स्ट्रेस आता है कि आप एक कंट्री में 15 साल रह लिए, अब आपको आदत हो गई, बट आपके पास इंस्टेबिलिटी अभी भी है. अभी भी आपके पास परमानेंट रेजिडेंसशिप नहीं आई है, और फिर सिटीजनशिप की फिर और 5 साल की वेट है. अब आप अपने लिए तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने F1 किया, H1 किया, फिर 15 साल वेट किया, फिर ग्रीन कार्ड किया, एंड देन आई एम नाउ फाइनली सेटल्ड. लेकिन देर आर सम फैमिलीज, फैमिली वीज़ा पे मान लीजिए कोई मूव हुआ है और ग्रीन कार्ड अभी नहीं हुआ है, और बच्चा अगर ऐसे फैमिली वीज़ा पे मूव हुआ, उनके लिए भी. लेकिन स्टिकिंग टू कि एक स्टूडेंट कि जैसा आप मूव हुए, H1 से ग्रीन कार्ड गए, अब आपके ग्रीन कार्ड को इतने साल लग गए कि आपका बच्चा जो है 21 साल का होने को आ रहा है. तो यू नो कि ग्रीन कार्ड माइट बी देयर इन लाइक another 2 years, but that child is now going to be 21. तो आपके बच्चे को H4 से F1 पे शिफ्ट होना पड़ेगा. F1 मतलब स्टूडेंट वीज़ा. और एक बार वो स्टूडेंट वीज़ा पे शिफ्ट हुआ, फिर आपका 1 साल बाद या 6 महीने बाद ग्रीन कार्ड आ भी गया, तो वो बच्चा वापस नहीं आ सकता, बिकॉज नाउ ही और शी इज़ एन इंडिपेंडेंट अडल्ट हियर. तो जो आपका साइकिल था F1 टू H1 टू ग्रीन कार्ड, वही साइकिल आपको अपने बच्चे का भी देखना पड़ेगा. योर चाइल्ड हैज़ टू गो थ्रू द सेम साइकिल ऑफ F1 H1 ग्रीन कार्ड, जस्ट इन केस कि आपका समय से ग्रीन कार्ड नहीं आया. और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बहुत सारे सेटल्ड इंडियंस फेस करते हैं. आई एम श्योर और भी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के फेस करते होंगे ऐसा कुछ, लेकिन इंडिया एंड चाइना के ही लोग हैं जो ये सब चीज़ें गो थ्रू करते हैं. बाकी सब कंट्रीज़ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो ग्रीन कार्ड पे नंबर आ जाता है उनका, बिकॉज ग्रीन कार्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्री कैटेगरी बेसिस पे. तो इंडिया और चाइना के लोगों का लेकिन ये स्ट्रगल है, एंड देन इंडियंस का तो बहुत ज़्यादा है. तो आई वुड से कि अमेरिकन ड्रीम अभी भी है.
अभी भी लोग क्रेजी हैं, लेकिन आप जिस भी तरीके से यूएस से आ रहे हैं आप बिल्कुल अवेयर होके आइए. अगेन आई वुड से दैट अमेरिकन ड्रीम कम्स एट अ कॉस्ट. इफ नॉट फाइनेंशियल देन इमोशनल, इफ नॉट इमोशनल देन मे बी फिजिकल. किसी ना किसी तरीके का आप कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करते हैं. तो अपने प्रायोरिटीज को क्लियर रखिए, और अगर आपकी प्रायोरिटीज में मूव होना ही है तो फिर डेफिनेटली अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप मूव होइए, लेकिन अवेयर रहिए कि what you want in your life, and if you want to achieve that for sure, तो उसके बीच में जो भी struggles आएंगे वो आपको फेस करने होंगे. अब ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मेरी अमेरिकन जर्नी में ऐसी बहुत सारे इमोशनल, फाइनेंशियल, इवन फिजिकल सब चीज़ें मैंने फेस की हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ बता पा रही हूँ कि ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है. बहुत कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जो आपको ये कहेंगे कि हम अमेरिका मूव हुए लेकिन हमारी तो ज़िंदगी एकदम फुल ऑन सॉर्टेड थी, कोई स्ट्रगल नहीं था. बहुत कम चंद लोग मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव मूव्ड एंड जो मूव होना चाह रहा है या जो नहीं होना चाह रहा है, जो यूएसए से इंडिया मूव होना चाह रहा है, किसी को भी हम यहाँ जज नहीं कर रहे हैं. ऑफ कोर्स योर लाइफ योर चॉइस, बट मेरे इस व्लॉग का इंटेंशन ये है कि अवेयरनेस इज द की. आप जो भी डिसीजन लें अपनी लाइफ में, अगर आप वो अचीव करना चाहते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पाना है तो कुछ खोना है वाला लॉजिक है. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. आने वाले कुछ व्लॉग्स मैंने सोचा है कि मैं यूएस न्यूज़, इमिग्रेशन, ये सब चीज़ों पे नहीं अभी कवरेज करूँगी, बिकॉज फैमिली एंड फ्रेंड्स को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस वाली व्लॉगिंग हो रही है. तो दिस इज़ प्रोबेबली नॉट माई लास्ट, बट आने वाले टाइम पे कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ 2-3 व्लॉग्स जो हैं कुछ लाइफस्टाइल पे या कुछ आपको यूएस की इन जनरल हम यहाँ पे कैसे अपना लाइफ, वो तो शायद आपको बहुत सारे व्लॉग्स में दिख जाएगा, बट समथिंग स्पेशल अगर हम यहाँ अपनी यूएस लाइफ में करते हैं एज इंडियंस तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, एंड नॉट स्पेसिफिकली ऑन इमिग्रेशन टॉपिक्स. तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट्स पे बता दीजिएगा, मैं लाइव आ जाऊंगी एंड देन वी कैन डील विद योर क्वेश्चंस. आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट और एनीथिंग, तो मैं आपके सवालों का जवाब सिर्फ अपने यूएस के 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दे पाऊंगी. बट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू वांट टू हैव अ सेशन तो हम एक लाइव सेशन कर लेंगे जहाँ पे आपके सवालों का जवाब मैं दे दूँगी. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिजनिंग. फिर से जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, लेकिन लाइफस्टाइल वाले व्लॉग में. थैंक यू, बाय बाय.